देशमुख परिवार अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था। उनके चेहरों पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि जिस लड़की ने कभी इस घर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसने उनके झूठ और अत्याचार को चुनौती दी थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। सबके मन में एक ही बात थी, अब कोई खतरा नहीं बचा, अब कोई उनके पुराने राज्य नहीं खोलेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ कहानियाँ मौत से ख़त्म नहीं होती। कुछ कहानियाँ वहीं से शुरू होती हैं जहाँ दुनिया उन्हें ख़त्म मान लेती है। और शालिनी देशमुख की कहानी भी ऐसी ही थी। कहते हैं कि जहाँ शालिनी खड़ी हो जाए वहाँ यमराज भी किसी की किस्मत लिखने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ उठी ऐसी आवाज़ थी जिसे दबाना आसान नहीं था। दूसरी तरफ शहर के एक पुराने कमरे में कुछ लोग बेहद घबराए हुए बैठे थे। उनके सामने कई फाइलें खुली हुई थीं। हर फाइल पर एक ही नाम लिखा था, मनीष दीक्षित केस नंबर 444/2026। कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मनीष दीक्षित, संकल्प दीक्षित, ओंकार दीक्षित, कबीर कुलकर्णी, सभी के नाम एक एक करके सामने आ रहे थे। तभी अचानक कबीर कुलकर्णी घबरा कर बोला, मेरा नाम मत लो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी मामले में मत घसीटो। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। लेकिन सामने बैठी महिला हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में ऐसा आत्मविश्वास था कि कमरे में बैठे सभी लोग असहज हो गए। उसने शांत स्वर में कहा, सच छिपाने की कोशिश मत करो, तुम वहाँ मौजूद थे, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। कबीर ने घबरा कर जवाब दिया, नहीं, मैं वहाँ नहीं था, मुझे कुछ याद नहीं। तभी महिला ने बिना एक पल गंवाए अगला सवाल पूछा, तो फिर बताओ, वहाँ ग्रे रंग की कार क्यों खड़ी थी? ये सवाल सुनते ही कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने हड़बड़ा कर कहा, कार? कौन सी कार? महिला ने तुरंत कहा, अच्छा, तो कार याद नहीं, फिर ओंठों में आए गुंडे याद हैं या वो भी भूल गए? ये सुनते ही कबीर की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि सामने बैठी इस महिला को इतनी बारीक जानकारी कैसे है। आखिर उसे हर घटना का एक एक पल कैसे मालूम था? उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आपको ये सब कैसे पता? इतनी खबर आपको कहाँ से मिली? आप आखिर हैं कौन? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह महिला धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और आत्मविश्वास भी। उसने कहा, मैं कोई बड़ी नेता नहीं हूँ, न पुलिस अधिकारी और न ही कोई पत्रकार। मैं आम जनता की प्रतिनिधि हूँ। मैं उन हर महिलाओं की आवाज़ हूँ जिनके साथ अन्याय हुआ है। मैं उनके लिए खड़ी हूँ जिनकी आवाज़ दबा दी गई, और अब मैं उनके अपराधियों को कानून के सामने लाकर रहूँगी। उसकी बातें सुनकर कमरे में बैठे सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। वह आगे बोली, इसलिए मनीष दीक्षित से कह देना कि बेल का इंतज़ाम अभी से शुरू कर दे, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ पूछताछ तक नहीं रुकेगा। कुछ दिन नहीं तो कम से कम कई घंटे उसे लॉकअप की सलाखों के पीछे ज़रूर बिताने पड़ेंगे। ये सुनते ही मनीष दीक्षित गुस्से से तमतमा उठा। उसने मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा और चीखते हुए बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा नाम मनीष दीक्षित है। मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। लेकिन महिला के चेहरे पर ज़रा भी डर नहीं था। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जो होना था वह शुरू हो चुका है। खेल अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। परिवार के कुछ लोग एक बहू को ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर ले जा रहे थे। वह लगातार रोते हुए कह रही थी, मुझे मत रोकिए, मुझे सच बोलने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी वही रहस्यमयी महिला तेज़ आवाज़ में बोली, इसे हल्के में मत लेना, यही इस घर की बहू है और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गवाह भी। अगर इसकी ज़ुबान खुल गई तो वर्षों से दफन हर सच बाहर आ जाएगा। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नज़र एक दूसरे पर टिक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब अगला कदम क्या होगा। लेकिन उसी समय दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे वह आवाज़ नज़दीक आती गई, परिवार के चेहरों का रंग उड़ता गया। क्या पुलिस सीधे इसी घर की ओर आ रही थी? क्या मनीष दीक्षित की गिरफ्तारी अब तय थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शालिनी देशमुख सचमुच वापस लौट चुकी थी या फिर कोई और उसकी लड़ाई लड़ रहा था? इन सभी सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा। लेकिन उसी समय दरवाज़ा खुला और पुलिस इंस्पेक्टर अपने दस्ते के साथ अंदर दाखिल हुआ।
उसकी नज़र सीधे मनीष दीक्षित पर जाकर रुकी। उसने बिना समय गंवाए कहा, मनीष दीक्षित, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। उम्मीद है इस बार आप सच बोलेंगे। मनीष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सवाल पूछने का अधिकार आपको है, लेकिन जवाब देना मेरी मजबूरी नहीं। इंस्पेक्टर भी मुस्कुराया। उसने अपनी फाइल खोली और एक फ़ोटो मेज़ पर रख दी। फ़ोटो देखते ही मनीष के चेहरे का रंग उड़ गया। वह वही तस्वीर थी जिसे उसने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। तस्वीर में एक ग्रे रंग की कार साफ दिखाई दे रही थी। कार के पास कुछ लोग खड़े थे और उनमें से एक चेहरा बिल्कुल साफ था। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि संकल्प दीक्षित का था। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह तस्वीर पुलिस तक पहुंची कैसे। तभी इंस्पेक्टर ने दूसरा सबूत सामने रखा। इस बार एक वीडियो क्लिप थी। वीडियो कुछ ही सेकंड की थी, लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि घटना वाली रात कुछ लोग एक ऑटो से उतर रहे हैं। उनके चेहरों पर कपड़ा बंधा था, लेकिन उनके हाव भाव और कपड़ों से उनकी पहचान छिप नहीं रही थी। वीडियो ख़त्म होते ही इंस्पेक्टर ने कहा, अब भी कहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता? कबीर कुलकर्णी की सांसें तेज़ हो गईं। उसे महसूस होने लगा कि अब झूठ बोलना मुश्किल है। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी मेज़ पर गिर गया। मनीष ने उसे घूर कर देखा, जैसे उसे चुप रहने की चेतावनी दे रहा हो। कबीर तुरंत खामोश हो गया। उसी समय इंस्पेक्टर के मोबाइल पर एक कॉल आई। उसने कुछ सेकंड बात की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी खबर है, हमारे पास एक नया गवाह भी मिल गया है। यह सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। मनीष पहली बार सचमुच डर गया। उसने सोचा कि आखिर वह गवाह कौन हो सकता है, क्योंकि इस राज को जानने वाले ज़्यादातर लोग या तो गायब हो चुके थे या फिर हमेशा के लिए चुप करा दिए गए थे। इसी बीच घर की बहू, जिसे कुछ देर पहले ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया गया था, किसी तरह बाहर निकल आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने सीधे पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, अगर आपको सच जानना है तो मेरे साथ आइए। इस घर में एक ऐसी जगह है जहां वर्षों से सबूत छिपा कर रखे गए हैं। यह सुनते ही परिवार के सभी सदस्य घबरा गए। ओंकार दीक्षित जोर से चिल्लाया, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये मानसिक रूप से परेशान है। लेकिन बहू ने उसकी बात काटते हुए कहा, मानसिक रूप से मैं नहीं, तुम लोग बीमार हो। वर्षों तक झूठ बोलते रहे, निर्दोष लोगों को फंसाते रहे और अब सच सामने आने से डर रहे हो। इंस्पेक्टर ने तुरंत 2 पुलिसकर्मियों को उसके साथ भेजा। वे सभी घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। वहाँ एक पुराना स्टोर रूम था, जहाँ शायद ही कभी कोई जाता था। बहू ने कांपते हाथों से दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, यहीं इसी दीवार के पीछे सब कुछ छिपा है। पुलिस ने हथौड़े से दीवार तोड़नी शुरू की। हर चोट के साथ परिवार की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कुछ ही मिनटों बाद दीवार के अंदर से एक लोहे का बड़ा बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स को बाहर निकाला गया। उस पर मोटा ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने ताला छुड़वाया। जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर रखी फाइलें, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और कई पुराने दस्तावेज देखकर सभी की आंखें फटी रह गईं। इंस्पेक्टर ने एक फ़ाइल उठाई। उसके पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गोपनीय, किसी भी हालत में बाहर न जाए। मनीष दीक्षित अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने आगे बढ़कर फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। इंस्पेक्टर ने फाइल के कुछ पन्ने पलटे और उसकी आंखों में भी हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसमें सिर्फ एक अपराध का नहीं, बल्कि कई वर्षों से किए गए बड़े बड़े अपराधों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। लेकिन तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस ने टॉर्च जलाई तो देखा कि लोहे का बॉक्स खुला पड़ा था, लेकिन उसमें रखी सबसे महत्वपूर्ण पेन ड्राइव गायब थी। आखिर वह पेन ड्राइव कौन ले गया? क्या घर में कोई ऐसा भी था जो अभी तक सबकी नज़रों से बचा हुआ था, या फिर असली खिलाड़ी अब तक पर्दे के पीछे बैठकर पूरा खेल चला रहा था? इन सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा।